मुर्गा। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलिए गुड सर। आफ्टरनून सर। चलिए आज हम लोग जो है लास्ट टर्म पर जो है मैकेनिकल एनर्जी पर डिस्कस किए थे। मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सर, पोटेंशियल एनर्जी बता दीजिए सर, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फिर से बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी फिर से सर, न्यूमेरिकल भी उसका एक एग्जांपल के साथ। पोटेंशियल एनर्जी फिर से समझा दीजिए सर। यस सर, पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पे भी थोड़ा सा फोकस डाल दीजिएगा। सर मैकेनिकल एनर्जी का डेरिवेशन। मैकेनिकल एनर्जी बता दीजिए सर, डेरिवेशन। और पोटेंशियल एनर्जी भी सर। पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी द एनर्जी possessed the energy possessed by a body due to position or configuration is called potential energy. सर कहाँ देख रहे हैं सर? उधर नहीं दिख रहा है। is called potential energy. यस यस सर दिखने लगा। The energy possessed by a body due to position or configuration is called potential energy. सर आपको बताया कि अगर किसी बॉडी का अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज होता जाए तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उस डेफिनेशन को यहाँ मैंने नोट कर दिया है कि द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल। अब एग्जांपल सर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है सर? जैसे आप सुनो, यहाँ पे पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन दोनों का मतलब, जैसे सपोज कर लो कि एक टॉय ले लो। टॉय मतलब खिलौना देखे होगे आप लोग छोटे बच्चों का। उसकी चाबी होती है, जब चाबी को हम रोटेट कराते हैं, समझ में आया, तो उस चाबी को रोटेट कराने में हम वर्क करते हैं। और जो वर्क करते हैं उस टॉय के अंदर स्प्रिंग होता है, ठीक है ना, जो इस स्प्रिंग में ट्विस्ट होता है, और हम जो रोटेट करने में जो वर्क करते हैं वो वर्क उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन एक वर्ड यूज कर दिया गया, उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। रियल में वही आपका है क्या? पोटेंशियल एनर्जी है। और आप जानते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्प्लेसमेंट ही कहाँ हुआ है। अगर हम उस टॉय को फ्री कर दे तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो फिर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हो जाती है और वो टॉय वर्क करना शुरू कर देता है। वो पोजीशन, वो कॉन्फ़िगरेशन कहलाया आपका। अब पोजीशन की बात हो रही है कि आप अर्थ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर हाइट पर है तो उसके पास एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर से बजाय अगर 2 मीटर हाइट पर चला जाए तो उसका पोजीशन 2 मीटर हो गया, उस समय उसके पास एनर्जी होगा। तो ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन एक स्पेशल कंडीशन को शो कर रहा है कि अगर किसी बॉडी के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग हो जाए तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जिस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी पोसेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हेलो। एक्सक्यूज मी सर। हटिए ना सर। सर काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। इसका फार्मूला देखो, एनर्जी पोसेस्ड बाय मूविंग बॉडी।
अब इसका फार्मूला देख लो तो आगे बता रहे हैं आपको। डेरिवेशन सर। सर हो गया था ये। सारी चीजें हो गई है। फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ mass m is situated at h height from the surface of earth। सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी है जो सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर सिचुएटेड है। जिस बॉडी का मास हमने क्या सपोज कर लिया, मास, लेट अस कहे बॉडी ऑफ मास m सिचुएटेड एट h हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी उस बॉडी का मास m है और ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर सिचुएटेड है। तो आप जानते हो कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एग्जर्ट करती है जिस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी का वेट होता है। इसका मतलब कि इस बॉडी का वेट जो होगा वो डाउनवर्ड काम करेगा, W इक्वल टू mg। बॉडी का वेट mg डाउनवर्ड काम कर रहा, और इस वेट की वजह से, इस फोर्स की वजह से बॉडी कितना डिस्टेंस मूव कर रही है, h। तो कितना वर्क होगा, तो W इज इक्वल टू फोर्स, W इक्वल टू mg। अब यहाँ पर वर्क निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, तो फोर्स हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट होगा h हाइट। तो W इज इक्वल टू mg h। इसका मतलब कि उस बॉडी के अंदर इतना वर्क करने की कैपेसिटी है। और अभी आपको डेफिनेशन में नहीं बताया, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो उस बॉडी के अंदर वर्क करने की ये कैपेसिटी आई है, ये वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा फार्मूला U इज इक्वल टू mg h। तो ये आपका फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर? क्लियर? सर एक दो एग्जांपल दे दीजिए, सर एग्जांपल दे दीजिए, एक दो थे एग्जांपल, एक दो तो दे दीजिए एग्जांपल दे दीजिए एग्जांपल। आप बैक साउंड से आप जो है बोलना आप लोग स्टॉप कर दो। इसका फार्मूला, इसका एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। आपको सपोज कर लो कि ये बॉडी ऑफ मास 10 kg situated at 100 meter height, then what is the value of potential energy? क्वेश्चन बन गया 1000। सपोज कर लो कि एक बॉडी जिसका मास हमने 10 kg ले लिया, वो बॉडी जो है सरफेस ऑफ अर्थ से 100 मीटर हाइट पर है, तो आपको बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो सिंपल वैल्यू रखकर पुट कर दो, 10 g की जगह 10 और h की जगह 100 मल्टीप्लाई कर दो 10,000, इतना हो जाएगा जूल। ये इसका एग्जांपल हो गया। तो ये आर्टिकल पूरा हो गया। सर मैकेनिकल सर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। व्हाट इज मैकेनिकल? अब ऐसा है कि देखो साउंड को हम ऑफ कर देंगे तुरंत। अभी आपको बताया गया पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला डिराइव किया गया, काइनेटिक एनर्जी बताया गया, फार्मूला डिराइव किया गया। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि मैकेनिकल एनर्जी यानी द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी के अंतर्गत आपको बताया गया कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, इट कंजर्व फ्रॉम one form into the another form, but at any instant total energy of the body is always remain constant, जिसके अंतर्गत आपको फार्मूला डिराइव कराया गया। ओनली 1 पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलो एक बार फिर अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूं
मैकेनिकल एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग। बैक साइड से आवाज नहीं आना चाहिए। लिसन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल। फ्री फॉल के दौरान जो है एनर्जी कंजर्व होती है बट डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सुनो। काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी and potential energy change into the kinetic energy, but sum of them is always remain constant. This is called the law of conservation of energy. इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है, लेकिन किस मेथड से हमको प्रूव करना है? ड्यूरिंग फ्री फॉल से प्रूव करना है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो डिफरेंट पॉइंट पर उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन उसका सम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट है। इसको कैसे प्रूव कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से आप लोग। सबसे पहले एक हम फिगर प्लॉट करते हैं। ये एक आपका टावर हो गया। इस टावर पर एक पॉइंट हमने ए सपोज कर लिया, जिस ए पर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ठीक है, और इसका हाइट h है। ये एक टावर हो गया, जिस टावर का ये वर्टेक्स हो गया। इसके वर्टेक्स पर एक मास m मास का कोई बॉडी है जो इनिशियली ये रेस्ट है। इनिशियली क्या है? रेस्ट है। यहां से ये बॉडी फ्री फॉल कर रही है। तो मान लेते हैं कि आपका किसी मोमेंट पर ये बॉडी आपका बी पर है। तो जब बॉडी ए से अगर बी पर मूव कर रही है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी को हमने v1 सपोज कर लिया, v1, और यहां से यहां तक हम डिस्टेंस को x सपोज कर लिए। तो आप बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये होगा h माइनस x होगा। ये समझ में आ रहा है? जब वही बॉडी अर्थ सरफेस के नियर आ जाती है, इसको C हमने मान लिया। जब ये बॉडी अर्थ सरफेस के नियर आ जाती है तो यहां पर इसके वेलोसिटी को हमने v2 सपोज कर लिया। सपोज कर लेते हैं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी v2 है। तो हमने 3 पॉइंट लिया, एक हमने टॉप पर लिया, एक हम यहां पर ले लिए और एक यहां पर ले लिए। हमको दिखाना है कि यहां पर टोटल एनर्जी क्या है, यहां पर टोटल एनर्जी क्या है और यहां पर टोटल एनर्जी क्या है। हम निकालेंगे ए और बी और सी तीनों पर टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी ए बी सी तीनों पर इक्वल आ जाएगा तो हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बॉडी अगर टॉप पर है, ए पर है, तो ए पर तो बॉडी रेस्ट है। तो जब बॉडी रेस्ट होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन बॉडी जब ए पर है तो अर्थ से इस कितने हाइट पर है? तो h हाइट पर है। तो इसका मतलब कि ए पर बॉडी के पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू K प्लस U, K की जगह 0, U की जगह mgh, यानी E इज इक्वल टू mgh। यहां पर आप A लिख दीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा कि A पर टोटल एनर्जी क्या है, mgh है।
सर ई मैकेनिकल एनर्जी ना, ई टोटल एनर्जी, हाँ ई मैकेनिकल एनर्जी है। अब आइए यहां पर एट द पॉइंट बी पर आइए। जब बॉडी बी पर आ जाएगी तो याद रखिएगा बी पर बॉडी की वेलोसिटी v1 है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और बी का अर्थ से h माइनस एक्स हाइट भी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और उन दोनों का सम बी पर टोटल एनर्जी होगा। तो बी पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले हमको वेलोसिटी v1 को फाइंड आउट करना होगा। आइए v1 को फाइंड आउट करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यस। v की जगह v1, u की जगह 0, 2a की जगह g और s की जगह x। ये वेलोसिटी आपका निकल गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ यम v1 का स्क्वायर, k की जगह k 1/2 यम, और v1 स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 2g x, 2 से 2 कैंसिल्स, k बराबर यम जी x, k बराबर यम जी x हो गया। अब आइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है यम जी एच, तो एच की जगह पर हम वैल्यू एच माइनस एक्स रखेंगे क्योंकि बी का हाइट एच माइनस एक्स है। अब यहां पर बी पर टोटल एनर्जी आप निकालेंगे तो के प्लस के की जगह यम जी एक्स, यू की जगह यम जी इन द ब्रैकेट एच माइनस एक्स, यम जी एक्स से यम जी एक्स कैंसिल, ई बी इज इक्वल टू यम जी एच। आपने क्या ऑब्जर्व कर लिया? ए पर टोटल एनर्जी एम जी एच, बी पर टोटल एनर्जी एम जी एच हो गया। अब हमको सी पर निकालना है। सी पर टोटल एनर्जी क्या होगा? सर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, रुक जा रहा है। वो BNL अब हम ए पर फाइंड आउट कर लिए, बी पर फाइंड आउट कर लिए, अब नेक्स्ट पॉइंट सी पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एट द पॉइंट सी, तो सी पर जब बॉडी मूव करके आ जाएगी तो सी पर अर्थ से हाइट खत्म हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गई। अब सी पर केवल वेलोसिटी है, इसका मतलब कि बॉडी के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो एट द पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि v2 वेलोसिटी से बॉल जो है अर्थ पर मूव कर रही है। तो पहले हम v2 वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं। v की जगह v2, u की जगह 0, a की जगह g एंड s की जगह h, क्योंकि बॉडी जब a से अगर b पर आ जाएगी तो टोटल कितना हाइट मूव करके आ रही है? h हाइट। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ यम v2 स्क्वायर, 1/2 यम, v2 स्क्वायर की जगह वैल्यू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, k इज इक्वल टू mgh। अब c पर टोटल एनर्जी निकालेंगे आप तो k प्लस ये होगा u,
सो उधर दिख नहीं रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी mgh निकाल दिया, तो सी पर टोटल एनर्जी निकालने का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को सम कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट किया mgh और पोटेंशियल एनर्जी 0, ऐड करने पर वैल्यू mgh। तो आपने क्या देखा, ए पर टोटल एनर्जी mgh, बी पर टोटल एनर्जी mgh, सी पर टोटल एनर्जी mgh। इसका मतलब कि बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है, बॉडी पोजीशन से पोजीशन बी में आ रही है, पोजीशन बी से पोजीशन सी में आ रही है। तो डिफरेंट पोजीशन पर बॉडी के पास काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिफरेंट है, बट सम ऑफ देम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। दिस शो दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये आपका डेरिवेशन था। इस लाइन के नीचे लिखना होगा यहां पर कि एट द पॉइंट ए बी एंड सी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डिफरेंट but some of them is always remain constant. This shows that during the free fall total energy of the body is remain constant. This show the law of conservation of energy during the free fall. सर एक बार और बताइए, आवाज साउंड क्लियर नहीं गया। नो सर, सर धीरे धीरे हाँ, बताइएगा। फिर अब देखो जनरल वर्ड में हम बोल रहे हैं, ए बी और सी पर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है, अलग अलग है। ए पर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। बी पर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ डिफरेंट है। सी पर बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन ए बी और सी तीनों पर जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम किया गया तो वो वैल्यू हमेशा इक्वल आया। वो वैल्यू इक्वल आने का मतलब क्या हुआ? वो वैल्यू इक्वल आने का मतलब यही हुआ कि फ्री फॉल के दौरान बॉडी के डिफरेंट पोजीशन पर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू तो डिफरेंट होता है, लेकिन उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बोलो, आप समझ में आया स्टेप? यस सर। ये आर्टिकल भी पूरा हो गया। इसका पावर होता है सर, पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में? क्या चीज सर? जो mgh इसका सर फार्मूला निकाले हैं, तो इसके ऊपर सर पावर होता होगा ना सर, पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में? याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, स्टोर्ड एनर्जी जो होती है, वो ऑलवेज निगेटिव में लिया जाता है। यस सर, याद रखिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अर्थ के विथ रेस्पेक्ट में जो पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, उसके वजह से उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो वो एनर्जी स्टोर हो रही है, हम उसको सिंबल में माइनस के रूप में यूज करेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल आप माइनस लेंगे, प्लस नहीं लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का सर, काइनेटिक एनर्जी वो तो पॉजिटिव होगा जी। काइनेटिक एनर्जी कैसे होगा? बॉडी काइनेटिक एनर्जी क्या है ये बताओ? वो मैथमेटिकली एक सिंबल बना दिया गया कि माइनस का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, एक सिंबल बना दिया गया। वैसे तो जानते हो कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मूव कर रही है, इसका मतलब कि उसको कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई किया गया है। बिना फोर्स के बॉडी मूव नहीं कर सकती है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो निश्चित है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का साइन तो आप पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी भी आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एनर्जी कोई भी है आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो जनरली ये बनाया गया कि अगर यदि एनर्जी स्टोर्ड है तो हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, और जिसके पास एनर्जी है नहीं, जो हम दे रहे हैं, जो इसको वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने किसी बॉडी पर वर्क कर दिया, तो हमने तो वर्क किया तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन उस बॉडी ने उस वर्क को एनर्जी के रूप में अपने अंदर क्या कर लिया? स्टोर कर लिया। तो वो क्या हो गया? आपका निगेटिव हो गया। वो निगेटिव एनर्जी के अंदर स्टोर हो गया। और फिर वही एनर्जी आपका चेंज होती है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो स्टोर्ड एनर्जी फिर आपका कंजर्व होती है काइनेटिक एनर्जी में। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि एक बच्चों के खेलने वाला जो खिलौना है, उसके अंदर जब चाबी आप देते हो तो चाबी को रोटेट करने में हम वर्क करते हैं।
तो हमने तो वर्क किया, लेकिन वो वर्क कहाँ गया? तो वो वर्क उस खिलौने के अंदर जो स्प्रिंग बना है, उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। तो वो स्टोर करके रख लिया, स्टोर हो गया सर। तो निगेटिव, उसका सिंबल निगेटिव में लिख दिया जाएगा कि स्टोर हो गया है। यस सर। लेकिन जैसे ही हम टॉय को फ्री कर देंगे, छोड़ देंगे, तुरंत टॉय जो है उस स्टोर्ड एनर्जी को फिर काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व करता है, जिससे टॉय आपको दौड़ना है तो दौड़ने लगता है ना, या जो भी एक्टिविटी है टॉय की, जो भी वो काम कर सकता है वो काम करना शुरू कर देता है। और पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाता है। हाँ, यानी पोटेंशियल काइनेटिक में कंजर्व हो जाती है। तो कहोगे कि ये बताओगे पोटेंशियल काइनेटिक में कंजर्व हो गया तो फिर काइनेटिक पोटेंशियल में क्यों नहीं चेंज हो जाता है? फिर क्यों नहीं खिलौना आपका काम करने लगता है? क्यों बार बार चाबी देना पड़ता है? तो एक याद रखना, पहले हमने वर्क किया तो उसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वही पोटेंशियल जब काइनेटिक में चेंज हुआ तो उसने क्या किया? वर्क किया। वो खिलौना एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया? वर्क में चेंज हो गया। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, केवल उसका फॉर्म चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हुआ, और उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की वजह से जो टॉय था, जो खिलौना था, एक जगह से मूव करके कहां पहुंच गया? दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो कहोगे तो काइनेटिक एनर्जी कहा गया? तो काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू द वर्क डन, यानी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया? वर्क डन। वर्क डन। तो फिर से सुनो, जब टॉय को हम चाबी घुमाते हैं तो हम वर्क करते हैं, और वो वर्क उस चाबी के अंदर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो उस खिलौने ने एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया। जब टॉय को हम फ्री कर देते हैं तो टॉय के अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से जो टॉय है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मूव करने का मतलब कि अब वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को दिखाया गया कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। आप देखो, हम अपने दोनों पाम को रब कर रहे हैं। जब रब करते हैं तो कुछ देर बाद आपको फील होगा कि आपके ये दोनों पाम क्या हो गए? हीट हो जाते हैं। अब सोचो कि क्यों हीट हो गए? क्योंकि जब इस पाम को जब हम रब कर रहे हैं तो हमारे पाम के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट हम इसको रब करने में वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और वही वर्क एनर्जी में चेंज हो जा रही है, वही वर्क हीट एनर्जी में चेंज हो जा रही है, जिसके वजह से हमारे दोनों पाम क्या हो जा रहे हैं? गर्म हो जा रहे हैं, हीट हो जा रहे हैं। तो याद रखना, वर्क चेंज इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी चेंज इनटू द वर्क। वर्क एनर्जी में चेंज हो सकता है और एनर्जी को हम वर्क में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम, एक आपको थ्योरम हम पढ़ाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। हटिए ना। हाँ बोलो। सर जब एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगा सर, तो अर्थ पे एनर्जी का एक फिक्स्ड अमाउंट होगा कि नहीं? याद रखना, इस टोटल यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस एक लाइन अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। आप अर्थ की बात नहीं करो, पूरे होल यूनिवर्स की बात करो। होल यूनिवर्स की टोटल एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर तो तब क्यों कहते हैं कि सेव इलेक्ट्रिक एनर्जी? हाँ सर, लाइट एनर्जी में तो चलना ही चाहता होगा ना इलेक्ट्रिक एनर्जी। सर वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसीलिए ना। ऐसा है कि बताओ कि सोलर लाइट है। यस सर, सोलर लाइट है। सोलर लाइट को हम जो है स्टोर करके हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं तो नहीं करते हैं? तो बताओ। करते हैं सर। तो सोलर एनर्जी को हमने डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से आपका मान लो कि अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रही है, हम अपने सभी एपरेटस को बंद कर दें, तो इसका मतलब कि हमने एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एपरेटस को ऑन कर दें, जैसे बल्ब को ही ले लो, अगर बल्ब को ऑन कर देते हैं तो बल्ब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कंजर्व कर देता है, जिससे बल्ब आपको लाइट देना शुरू कर देता है। तो बताओ कि कहां यहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजर्व इनटू द लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
अब कहोगे तो फिर वो लाइट एनर्जी कहाँ के चला गया, तो लाइट एनर्जी हमारी इस इन्वायरमेंट में चली गई। हाँ ये बताओ कि हम बोल रहे हैं, हम यहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, हम बोल रहे हैं हमारी साउंड इज आल्सो द एनर्जी। क्या हमने बोला है तो हमारी एनर्जी खत्म हो गई? नहीं नो सर, हमारी एनर्जी इस यूनिवर्स में क्या हो रही है, आपकी स्प्रेड हो गई है। और याद रखना वो एनर्जी इस पूरे होल यूनिवर्स के अंतर्गत स्प्रेड होती रहेगी, बट डिस्ट्रॉय नहीं होगा सर। आपने देखा होगा कि रेडियो स्टेशन से बैक साइड से साउंड आ रही है, लिसन। रेडियो स्टेशन से आपने देखा होगा कि कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग होता है, यस सर, उस प्रोग्राम को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर सेट करके एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, और हम अपने घर बैठे उस प्रोग्राम को आसानी से सुन सकते हैं। रेडियो पर आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी का रेंज बना होता है। अगर वाराणसी स्टेशन से अगर 500 मेगाहर्ट्ज पर अगर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, तो हमारे रेडियो में 500 मेगाहर्ट्ज पर ले जाकर सेट कर देंगे, तो हमारी रेडियो उस प्रोग्राम को कैच करके फिर उसको साउंड एनर्जी में चेंज कर देगी, जिसके वजह से हम प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, सुन पाएंगे। लेकिन कहोगे कि हम जो बोल रहे हैं क्या हमारी साउंड को फिर आप 1 घंटे बाद सुन सकते हो एटमॉस्फेयर से? तो नहीं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अगर वही हम मशीन के द्वारा अगर बोलते तो हम मशीन हमारी इस फ्रीक्वेंसी को, साउंड फ्रीक्वेंसी को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में चेंज करके जब एटमॉस्फेयर में छोड़ देती, तो उस फ्रीक्वेंसी को आप कहीं भी सुन सकते हैं आप आसानी से। बात समझ में आ रही है? तो बस इस चैप्टर के अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत याद करना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। इट मींस टोटल एनर्जी ऑफ द होल यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। थैंक यू सर। ऑन है।